हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेशन 360। इकाई एक हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में, और आज का जो हमारा विषय है पढ़ने का वो है समास। इससे पहले हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लिए हैं, तो समास देखते हैं हम समास क्या होता है और कितने प्रकार के समास होते हैं। और समास के मैंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं इसमें, जो जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारे ही एग्जाम्पल इसमें दे दिए हैं। तो जितने भी उदाहरण आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको जैसे होता है ना कि प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा शब्द जो है किस प्रकार के समास का उदाहरण है। तो आप जितने ज़्यादा उदाहरण आप इसमें देखेंगे वीडियो में, उससे आपको बार बार देखने से और बार बार सुनने से भी आपको याद हो जाता है कि ये शब्द जो है ये इस समास का जो है उदाहरण है। तो शुरू करते हैं हमारा समास का आज का हमारा विषय। समास जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम जमा आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब है रखना या बैठना। तो इसका अर्थ हुआ कि कोई भी हम दो शब्दों को जो है साथ साथ रख रहे हैं यानी बैठा रहे हैं। तो समास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या अधिक शब्द जो हमारे होते हैं उनको हम मिलाकर उनके बीच के संबंध सूचक आदि शब्दों का लोप करके एक नया शब्द बना देते हैं। तो दो शब्दों का मेल कर रहे हैं हम, इसमें दोनों शब्दों को हम जोड़ देते हैं और उसमें कोई विभक्ति होती है, कोई संबंध सूचक शब्द होता है तो उसका हम लोप कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। और समास को हम संक्षिप्तीकरण भी बोलते हैं, यानी कि छोटा करना, यानी कि एक बड़े वाक्य को आप कह सकते हैं छोटा कर देते हैं हम, एक शब्द के रूप में हम उसे बना देते हैं। फिर जैसे कि घोड़ा युक्त गाड़ी अगर हम बोलें तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे घोड़ा गाड़ी। तो इसमें हमने जो है एक युक्त जो हमारा बीच में लगा हुआ है शब्द, इसका लोप कर दिया है, सिर्फ योजक चिन्ह हमने बीच में लगा दिया है और हमारा जो शब्द बन गया है वो है घोड़ा गाड़ी। अब समास में हमारे दो पद होते हैं। शब्द में समास वाला जो शब्द होता है उसमें दो पद होते हैं। पहले पद को हम बोलते हैं प्रथम पद यानी कि पूर्व पद भी बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम उत्तर पद या दूसरा पद भी कह सकते हैं हम उसे। तो दोनों को मिलाकर जो हमारा पद बनता है उसे हम बोलते हैं सामासिक पद या समस्त पद भी हम उसे कहते हैं। फिर उत्तर पद और पूर्व पद के बीच में या तो हम योजक चिन्ह लगाते हैं यानी कि डैश लगाते हैं, या फिर उन्हें एक मिलाकर पूरा ही इकट्ठा लिख देते हैं। अगर हम उन्हें अलग अलग लिख रहे हैं दोनों शब्दों को और बीच में डैश नहीं लगाएंगे तो हमारा एक तरह से समास जो है हम गलत लिख रहे हैं। या तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगा दीजिए या फिर उसको पूरे को एक मिलाकर लिख दीजिए। आगे देखते हैं समास के प्रकार। अब देखिए समास के इसमें हमारे 6 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो 6 समास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पहचान करने के लिए पेपर में आता है, कोई शब्द आपको दिया होगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है, या फिर एक समास का नाम ऊपर दे दिया जाएगा कि तत्पुरुष समास। इन चारों शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, 4 शब्द आपको नीचे दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है समास में से आते हैं। या फिर आपको समास का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किस समास की जो है पहचान क्या होती है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो पहला समास देखते हैं हमारा अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास जो होता है वो हमारा इस समास में दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो अव्यय का काम करता है। अव्यय वे शब्द हमारे होते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब मैं आपको व्याकरण जो जनरल व्याकरण होती है जिसमें हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ेंगे तो उसमें हम अव्यय भी पढ़ेंगे। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष या कारक के कारण, कारक या काल के कारण भी हम कह सकते हैं कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न हमारा नहीं होता है, यानी कि कोई चेंज होता ही नहीं है। अगर मैं लिंग बदल दूं, यानी कि मैं अगर पुल्लिंग भी के लिए भी बात करूं तब भी वो शब्द वही रहेगा, स्त्रीलिंग की बात करूं तब भी वो शब्द वही रहेगा, एक वचन की बात करूं या बहुवचन की बात करूं तब भी वो शब्द रहेगा। यानी कि लिंग वचन पुरुष कारक काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो अव्यय का काम करता है, यानी कि वो शब्द हमारा अव्यय बनता है। यानी कि वो हमारा अव्यय शब्द जो है वो बदलेगा नहीं, चाहे हम लिंग बदल दें वाक्य में, चाहे हम उसमें वचन बदल दें, वो शब्द एज इट इज ही रहता है। इसमें जो होता है प्रथम पद हमारा प्रधान होता है और इसमें प्रथम पद ही हमारा अव्यय भी होता है। ये जो है मैं आपको बता रही हूँ पहचान के तरीके कि समास में क्या क्या इनके पहचान के तरीके होते हैं। अब अव्यय भाव समास के उदाहरण देखिए आप। यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथासंभव, धड़ाधड़, भरपेट, हाथों हाथ, रातों रात। यानी कि आप शब्द देखिए, यथाशक्ति वह लड़की खूब काम करती थी,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिंग क्या लिया है, लड़की का लिया है, स्त्रीलिंग लिया है। अब मैं अगर लड़के की बात करूँ, यथाशक्ति वह लड़का बहुत काम करता था, तो ये लड़का भी यथाशक्ति ही काम कर रहा था। तो यथाशक्ति शब्द एक ऐसा शब्द है जो लड़की के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं और लड़के के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का अव्यय शब्द है। यानी कि कोई भी कंडीशन हो, लिंग बदल दें हम, पुरुष बदल दें, तो ये शब्द एज इट इज ही रहेगा, ये जो है अपना रूप नहीं बदलेगा। प्रतिदिन वह दौड़ती थी, प्रतिदिन वह दौड़ता था, यानी कि लिंग, मैं आपको लिंग का ही एक एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि मतलब इन शब्दों पर कोई भी लिंग, वचन, पुरुष वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय शब्द होते हैं इस समास में, अव्ययी भाव समास में। आगे देखते हैं, दूसरा आता है तत्पुरुष समास। ये समास बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष, क्योंकि काफ़ी लंबा भी है समझने के लिए, इसमें काफ़ी मैटर है पढ़ने के लिए। देखते हैं इसे। तत्पुरुष समास में पहला शब्द जो हमारा होता है वो प्रायः संज्ञा होता है या विशेषण होता है, और दूसरा जो होता है हमेशा ही संज्ञा होता है। फिर इसमें जो दूसरा पद होता है वो हमारा प्रधान होता है। इन समासों में जो हम पढ़ रहे हैं, इनमें कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, या कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही प्रधान नहीं भी होते। तो ये सारी कंडीशंस इन समासों में चल रही है। तत्पुरुष भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, तत् जमा पुरुष। तत् जमा पुरुष का मतलब है वह आदमी, ये भी अपने आप में एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, वह आदमी। तो तत्पुरुष समास के वैसे तो 8 भेद होते हैं, लेकिन हम समास विग्रह की दृष्टि से हम इसके 6 भाग ही लेते हैं हम इसके, क्योंकि इसमें जो हम विभक्तियों की बात करेंगे तत्पुरुष समास में, तो इसके हम चाहे तो 8 भेद ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले पाते, क्योंकि विभक्ति जो होती है कर्ता वाले में ने होती है, और जो लास्ट में संबोधन वाले में होती है अरे, हे, अरे, ओ जो होती है हमारी, जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, उसमें हम विभक्ति का लोप नहीं कर पाते, तो वहाँ पर समास विग्रह नहीं हो पाता। इसलिए हम 8 भेद नहीं लेते, सिर्फ इसके 6 भेद लेते हैं। पूरा पढ़ के बताती हूँ कि तत्पुरुष समास के वैसे तो 8 भेद होते हैं, लेकिन समास विग्रह की दृष्टि से हम इसके 6 भाग ही लेते हैं, तथा समास बनाते समय इसमें विभक्तियां जो होती हैं, जैसे कि का, की, से आदि का लोप होता है। अब हमारी विभक्ति आपको पता ही है, भी हमने पढ़ा नहीं है वैसे, लेकिन हम ये अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ते थे, जैसे हम इसको याद भी करते थे पोएम की तरह से, कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। तो इसमें जो कर्ता वाला पार्ट है इसमें हम तत्पुरुष समास नहीं काउंट करते, और जो संबोधन वाला पार्ट है, दोबारा से लगाती हूँ, संबोधन वाला जो पार्ट है, ये वाला लास्ट वाला और कर्ता वाला, ये हम दोनों जो है तत्पुरुष समास में नहीं काउंट करते। बाकी जो 6 हैं, हम 6 के 6 भाग जो है इसमें सम्मिलित करते हैं, इनके हम 6 भेद पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं करण तत्पुरुष समास से। पहला हमारा कर्म तत्पुरुष समास है, जिसकी विभक्ति हमारी होती है को। तो जिसमें को विभक्ति का यूज होगा वो पढ़ते हैं हम। जैसे पहला है रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। अब मैं सिर्फ पढ़ कर आपको बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए बस बैठ के। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वनागमन, वन को गमन। जनप्रिय, जन को प्रिय। मरणासन, मरण को आसन। देशगत, देश को गया हुआ। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। गठ कटा, गांठ को काटने वाला। तो ये हमारे होते हैं जो है कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें को विभक्ति लगती है हमारी। अब आते हैं करण तत्पुरुष समास, जिसमें हमारे से के साथ के द्वारा जो है इसमें हमारी विभक्तियां लगेंगी। पहला आता है हमारा स्वरचित, अपने द्वारा रचित। अब देखिए इसमें यही विभक्तियों का यूज होगा जो मैंने यहाँ गोले में लिखी हुई हैं, से के साथ के द्वारा। मन चाहा, मन से चाहना। भूखमरी, भूख से मरना। धनहीन, धन से हीन। ज्वर ग्रसित, ज्वर से ग्रसित। रस भरी, रस से भरी। मदांध, मद से अंधा, यानी कि घमंड से अंधा होना। फिर भयाकुल, भय से आकुल। फिर आंखों देखी, आंखों से देखी। व्यवहार कुशल, व्यवहार से कुशल। कपड़ छन, कपड़े से छना। रेखांकित, रेखा से अंकित। फिर है हस्तलिखित, हस्त से लिखित। और फिर है गुणयुक्त, गुण से युक्त। तो ये हमारे हो गए हैं कर्म तत्पुरुष समास और हो गए हैं करण तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं तीसरा कौन सा है हमारा। फिर है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें के लिए और को अभिव्यक्ति का यूज करते हैं हम जो है। तो पहला है हमारा विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इसमें के लिए देखो और क्यों का प्रयोग होगा। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देवालय, देवों के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला, यानी कि गाय जहाँ रहती हैं। फिर रसोई घर, रसोई के लिए घर।
हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। तो देखिए संप्रदान वाले में हमारी के लिए और को हमने विभक्ति का इसमें जो है यूज़ किया। और देखिए यहाँ पे विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम राइट से लेफ्ट साइड आएंगे तो देखिए लोप हो रहा है के लिए विभक्ति का। फिर आते हैं अपादान तत्पुरुष समास में, जिसमें से विभक्ति का लोप होता है। अब ये वाला जो से है और जो हमने कर्म वाले में से पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से वाला पढ़ा था, जो से करण वाले में से था, और ये अपादान में जो से है हमारा, ये दोनों का से अलग है। वो वाला से जो था उस काम उससे हम काम करते हैं से, लेकिन इसमें जो से है ये पृथक होने वाला है, यानी किसी चीज़ को दूर करना। पृथक करने का मतलब दूर करना। जैसे काम चोर, पहला आता है हमारा काम चोर, यानी कि काम से जी चुराने वाला, मतलब काम से जी चुराना मतलब काम से दूर भागना। तो पृथक हो रहा है ना, दूर हो रहा है। फिर है पदच्युत, यानी पद से अलग किया हुआ, पद से दूर होना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी कि कर्ज से मुक्ति, कर्ज से दूर होना, किसी भी चीज़ में दूरी हो रही है मतलब। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। पाप मुक्त, पापों से मुक्त। तो इसमें से जो है वो पृथक करने का काम करता है, जबकि उसमें जो करण से जो है उसमें दूसरे टाइप का स है हमारा, उसमें पृथक करने का काम नहीं है। भयभीत, भय से भीत। फिर विद्याहीन, विद्या से हीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट यानी कि धर्म से दूर जाना, जो अधर्मी व्यक्ति होते हैं, धर्म से भ्रष्ट। तो इस तरीके से ये हमारे जो है अपादान तत्पुरुष समास हो जाते हैं। फिर आगे दो हमारे तत्पुरुष समास और बचे हैं। संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें संबंध दिखता है आपको कोई आपस में। का, के, की, रा, रे, री विभक्ति होती है इसमें। पहला है राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। देखिए संबंध नजर आ रहा है। किसका जल? गंगा का जल। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। देव पूजा, देव की पूजा। किसकी पूजा? देव की पूजा। राजकुमारी, राजा की कुमारी। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। राजनीति, राजा की नीति। फिर रामानुज, राम का अनुज यानी कि छोटा भाई राम का अनुज यानी कि लक्ष्मण। सेनापति, सेना का पति। देवालय यानी देव का आलय। गंगा तट यानी गंगा का तट। चाय बागान यानी कि चाय का बागान। यानी संबंध नजर आ रहा है इसमें। विभक्ति हमारी काके की, रारेरी। अधिकतर देखिए रारेरी विभक्ति का कम यूज होता है, का विभक्ति का अधिक यूज होता है। फिर आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें कि में या पर विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला आता है कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। आनंद मगन, आनंद में मग्न। दीनदयाल, दीनों पर दयाल। अब यहाँ पर का भी देखिए यूज हो रहा है। सिर दर्द, सिर में दर्द। जलमग्न, जल में मग्न। आचार निपुण, आचार में निपुण। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दानवीर, दान में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आप बीती, आप पर बीती। तो इस तरीके से हमारे जो है अधिकरण तत्पुरुष समास भी आते हैं। बस आप देखिए विभक्तियों का लोप हो रहा है। राइट से लेफ्ट जब चलते हैं हम, कार्य में कुशल से जब आप यहाँ पर लेफ्ट से चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट चलेंगे तो विभक्ति का लोप यहाँ पे हो रहा है, में का लोप हो रहा है। तो विभक्ति जो है हट जाती है, तो समास जो है हमारा बन जाता है कौन सा वाला समास? तत्पुरुष समास। तो सेकंड समास हो गया है। थर्ड चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ। जिस समास में दो या तीन संज्ञाएं हों और बीच से और, तथा या इसी अर्थ के किसी दूसरे शब्द को निकाल कर जोड़ दिया जाए, और इसमें दोनों शब्द जो होते हैं हमारे प्रधान होते हैं, और इसमें योजक शब्द जो होता है और आदि का लोप हो जाता है। इसमें योजक शब्द कौन सा प्रयोग होता है? अधिकतर हमारा और का प्रयोग होता है। इसमें और का प्रयोग होता है, जैसे कि, और दोनों ही शब्द, जो दोनों ही पद है प्रधान है, यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कोई हम पद प्रधान नहीं बोल सकते कि ये इसका जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो पहला है हमारा माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। दादा दादी, दादा और दादी। अन्न जल, अन्न और जल। सुख दुख, सुख और दुख। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। चावल दाल, चावल और दाल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो देखिए और जो है यहाँ पे विभक्ति जो है, योजक शब्द जो है वो बीच में हमारा इसमें लगा हुआ है। तो ये हमारा जो है द्वंद्व समास हो रहा है। अब देखिए एक ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको। द्वंद्व में देखिए पहचानना हो तो, द्वंद्व में देखिए यहाँ पे एक अक्षर है द्वा और यहाँ पे भी एक अक्षर है द्वा। तो दोनों क्या है? सेम सेम है। तो दोनों पद जो है प्रधान है, दोनों सेम सेम है। आप याद रखेगा, दोनों पद प्रधान, दोनों सेम सेम। द्वा द्वा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। आगे देखिए और एग्जाम्पल मैंने इसमें दिए हैं यहाँ पे। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। गाय बैल, गाय और बैल। दाल भात, दाल और भात। नाक कान, नाक और कान। फिर सीताराम, सीता और राम। भला बुरा, भला और बुरा।
फिर थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, फिर मैंने और नहीं लगाया, मैंने कहा बहुत सारे और लग रहे हैं तो आप खुद भी आप समझ सकते हैं। सेठ साहूकार, घर द्वार, घास फूस, कहा सुनी, सांप बिच्छू, अड़ोस पड़ोस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ये तो बहुत कम एग्जाम्पल है, इसके अलावा पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो इसके द्वंद्व समास के। तो आगे देखते हैं, अगला समास आता है हमारा बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान ना हो और दोनों मिलकर किसी एक संज्ञा के विशेषण हो तथा उसी को व्यक्त करें, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मैंने बताया था ना, समास में कभी कोई पद प्रधान होता है, लेकिन अब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों ही प्रधान नहीं है और दोनों मिलकर किसी एक संज्ञा के विशेषण शब्द को व्यक्त करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। इसमें जो है दोनों पद प्रधान ना होकर एक तीसरा पद ही प्रधान होता है भाई, मतलब इनमें तो दोनों की वैल्यू नहीं है। जैसे कहते हैं ना, घर में तो भैया दोनों की इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई एक तीसरा ही आके बैठ गया बाहर से, उस तीसरे पद की इंपॉर्टेंस है, अर्थात तीसरा भाव इसमें प्रधान होता है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी, लेकिन लास्ट में बताऊंगी, वीडियो के अभी नहीं बताती, लास्ट में हम करेंगे बात। इसके उदाहरण देख लेते हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। शब्द हम बोलते हैं दशानन यानी कि 10 सिर हैं जिसके, तो जैसे हम बोलेंगे 10 सिर जिसके, कौन होता है भाई, वो रावण होता है। पीताम्बर, जो पीला कपड़ा पहनते हैं तन पे, कौन होते हैं, वो कृष्ण जी होते हैं। चतुर्भुज, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं, यानी कि विष्णु जी। फिर घनश्याम, जिनका रंग घन की तरह यानी कि बादलों की तरह सांवला रंग हो, कौन होते हैं, कृष्ण। लंबोदर, जिसका पेट बहुत मोटा हो, कौन होते हैं, गणपति जी। लंबोदर, गणेश जी। और एक भजन भी गाते हैं, उसमें भी लंबोदर शब्द का प्रयोग होता है। फिर नीलकंठ है, कौन होते हैं, शिव भगवान, जिनका कंठ जो है विष पीकर नीला हो गया था। अनंत कौन है, ईश्वर। तो मतलब शब्द देखिए, दशानन में 2 शब्द हमारे हैं, दश और आनन, लेकिन ना दश की इंपॉर्टेंस है ना आनन की इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस किसकी है, तीसरा शब्द आ गया है रावण, तो तीसरा पद प्रधान हो गया रावण। पीतांबर में क्या है, पीत जमा अंबर, 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, दोनों ही पद है, पीत और अंबर, लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस नहीं, दोनों पद प्रधान नहीं है, लेकिन तीसरा जो है कृष्ण, ये जो है पद, तीसरा पद प्रधान हो गया। चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं जो है, चतुर और भुज, तो इसमें भी विष्णु जो है तीसरा पद हो गया। इसमें अगले में क्या है, घन श्याम, तो घन और श्याम 2 जो पद हो गए, ये नहीं है, तीसरा पद हो गया इसमें कृष्ण। इस तरीके से हमारा जो है ये बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान होता है, लेकिन एक तीसरा भाव जो होता है वो प्रधान हो जाता है। फिर आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमारा पहला पद जो होता है वो हमेशा विशेषण होता है, जिसे उपमेय बोलते हैं, यानी कि जो हम जो विशेषता बता रहे होते हैं उसकी कि वो चीज़ कैसी है, और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, यानी कि जिसकी हम विशेषता बता रहे होते हैं वो हमारा विशेष्य होता है, यानी कि उपमान, जिसकी उपमा दे रहे होते हैं हम, ठीक है, इस कर्मधारय समास में। तो उदाहरण देखते हैं इसकी। पहला है हमारा नील कमल, यानी कि पहला पद इसमें क्या है, नील, यानी कि विशेषता है नील, कैसा है कमल, नीला, तो नीला है जो कमल, तो पहला पद जो हो गया हमारा विशेषण हो गया और दूसरा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, यानी कि पहला तो उपमेय हो गया और दूसरा जो हो गया वो उपमान हो गया। तो इसमें जो है हमारा कर्मधारय समास है। दूसरा चरण कमल, यानी कि कमल रूपी चरण। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। घृतान्न, घृत मिश्रित अन्न। आप देखिए इसमें जो विशेषताएं हैं वो थोड़ी अलग टाइप की भी आ रही है। घृत मिश्रित अन्न जो है ये विशेषता भी है एक तरह की, कि कैसा अन्न है, घी में मिला हुआ अन्न है। फिर वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, ये भी एक तरह की विशेषता है, जरूरी नहीं होता कि हम किसी के मोटा लंबा यही विशेषता हो। मनुष्य जो है वन में रहता है वो भी उसकी विशेषता है। फिर महात्मा, महान है जो आत्मा। नवयुवक, नव है जो युवक। लालमणि, लाल है जो मणि। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इसके कर्मधारय समास के हो जाते हैं। अगला देखते हैं। फिर आता है लास्ट हमारा द्विगु समास। इसमें हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने बहुब्रीहि की बात करी थी जहाँ दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन अब द्विगु समास में हमारे दोनों ही पद प्रधान होते हैं और प्रथम पद जो होती है कोई संख्या होती है, याद कर लेना है। कभी कभी किसी में उत्तर पद यानी कि सेकंड पद भी संख्या हो सकती है, लेकिन अधिकतर फर्स्ट पद जो होता है, फर्स्ट वाला शब्द जो होता है वो संख्या होती है अधिकतर, ज़्यादातर। फिर इसमें समूह का बोध होता है, यानी कि हमें इसमें कोई, इस शब्द से हमें कोई ग्रुप का पता चलता है, कोई समूह का पता चलता है। जैसे कि
उदाहरण देख लेते हैं। नवग्रह यानी कि 9 ग्रह समूह का पता चल रहा है हमारा सोलर सिस्टम। दूसरा नवरात्रि यानी कि 9 रात्रियां जो आती हैं जिसमें हम पूजा करते हैं दुर्गा माता की। फिर दोपहर, जो दोपहर के टाइम दोपहर बीत जाते हैं जब हमारे। फिर पंचवटी, 5 पंच आ रहा है इसमें संख्या शब्द। चौराहा, फिर त्रिभुज 3 की बात हो रही है। षटकोण 6 कोण जो होते हैं। फिर त्रिलोक यानी कि 3 लोक। चवन्नी यानी कि 4, जो पहले टाइम में हमारे चवन्नी अठन्नी चलती थी। फिर त्रिफला, सप्त सिंधु, शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है शताब्दी। फिर सतसई, बिहारी सतसई जिसके बारे में पढ़ेंगे हम, 700 पदों का समूह। फिर पंसेरी, 5 शेरों का समूह। इस तरीके से देखिए आप पहला शब्द जितना भी आपको सब में नजर आ रहा है, नव, नव, दो, पंच, चौ, त्रि, षट, त्रि, चौ, त्रि, सप्त, शत, सत, पंच, ये सब जो है पहला शब्द जो है आप देखिए इसमें एक संख्या का बोध करा रहा है और इन सब शब्दों से हमें एक समूह का बोध हो रहा है, समूह के बारे में पता चल रहा है। तो अब बात करते हैं अपने हम ट्रिक्स की। हमारे 6 हो गए हैं समास। अब बारी बारी जो हमने समास पढ़े उनकी क्या ट्रिक्स हो सकती हैं। देखिए ट्रिक्स जो होती हैं वो काम करती हैं, लेकिन ट्रिक्स के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप समास को अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आपको समास अच्छी तरह समझ आ जाएंगे तो आपको ट्रिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे आपको कोई शब्द में कन्फ्यूजन हो जाए तो आप ट्रिक्स वहाँ लगा सकते हैं। पहले बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। पहला पद छोटा होता है, इसमें ट्रिक यही है, और प्रधान होता है तो मैंने आपको बता ही दिया था। और पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है इसमें, और एक ही शब्द की आवृत्ति भी होती है। देखिए इसमें आ जन्म है, जैसे पहला शब्द हमारा आ जन्म में आ छोटा है हमारा। पहला पद जो है प्रधान तो होता है यानी कि पूरे जन्म, आ जन्म मतलब पूरे जिंदगी भर, तो आ जो है इसका प्रधान है लेकिन छोटा भी होता है। और एक ही शब्द की आवृत्ति भी हो सकती है, जैसे कि हाथों हाथ में, मैंने एग्जाम्पल दोनों के ही लिए हैं। हाथों हाथ है, रातों रात है, इस तरीके से। और फिर यथासंभव में देखिए आप, पहला यथासंभव जितना हो सके, मतलब तो पहला पद प्रधान यथा है इसमें और साथ में छोटा भी है। फिर दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति का लोप होता है तो मैंने बता ही दिया है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है हमारा इसमें। फिर दूसरा है कि इसमें दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है और वो छोटा होता है। तो देखिए दोनों समासों में बात ये हो रही है कि जो भी पद प्रधान है वो छोटा होता है। लेकिन फर्स्ट जो मैंने शब्द लिया है रथ चालक, रथ को चलाने वाला, तो चालक शब्द जो है हमारा प्रधान तो है लेकिन छोटा नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है ये। देखिए तो मैंने कहा है ना ट्रिक्स जो है हर जगह लागू नहीं होती। अब इसमें तो रथ और चालक 2 शब्द बन रहे हैं, तो पहला पद जो है इसमें छोटा लग रहा है हमें देखने में। रथ छोटा शब्द है, चालक बड़ा शब्द है, लेकिन दूसरा शब्द प्रधान है तो छोटा होना चाहिए ट्रिक के हिसाब से। लेकिन माखन चोर देखिए दूसरा शब्द में, माखन को चुराने वाला, चोर शब्द जो दूसरा है हमारा ये प्रधान है इसमें और साथ में छोटा भी है। तो दोनों ट्रिक्स हमारी इस सेकंड वाले में लागू हो रही हैं। तो ट्रिक्स जो है अधिकतर सब में लागू होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। मैंने जानबूझ के रथ चालक आपको लिख के इसलिए ही बताया है। कई बार बच्चे जो हैं बहुत सारी वीडियोज ऐसी बनी हुई जिसमें ट्रिक्स बता दी जाती हैं, लेकिन वो ट्रिक्स के चक्कर में क्या होता है कई बार हमारे शब्द जो हैं गलत हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का। फिर देशभक्ति में देखिए आप, देश छोटा है, भक्ति जो है देश की भक्ति, तो भक्ति जो है प्रधान भी है लेकिन जो है इसमें दूसरा पद जो है छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी छोटा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अधिकतर जो है बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दूसरा पद जो होता है प्रधान तो सब में ही है लेकिन छोटा नहीं हो पाता, लेकिन वैसे बहुत सारों में छोटा भी होता है। लेकिन आपको बस ये याद रखना है तत्पुरुष की मेन जो चीज़ है ना कि इसमें विभक्ति का लोप होता है, तो आपको विभक्ति का लोप करवा के देख लीजिएगा। रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला रथ चालक, तो को विभक्ति का जो है लोप हो गया है इसमें। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर द्वंद्व पद समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मैंने बताया आपको। इसमें और या और अथवा का प्रयोग होगा, ये एक ट्रिक है। और इसमें बराबरी की बात होती है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसमें कोई चीज़ जो मैंने बताया ना दोनों पद प्रधान है तो मम्मी पापा दोनों बराबर होते हैं, रात और दिन जो है हमारे बराबर है, सुख और दुख हमेशा बराबर होते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ों की वैल्यू है, बराबरी की बात हो रही है। तो जहाँ बराबरी की बात होगी वहाँ पे द्वंद्व समास आएगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि द्वा और द्वा जो है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो द्वा और द्वा है इसमें देखिए आप दोनों में आ रहे हैं हमारे द्वा और द्वा, ये दोनों ही देखिए बराबर है, सेम है। तो बराबरी आप द्वा और द्वा से याद कर लीजिए कि द्वा और द्वा जो है द्वंद्व में बराबर है, तो बराबरी की बात होगी तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा हमारा, ठीक है। तो द्वा द्वा से आप जो है बराबरी वाली बात आपको याद कर लेनी है, पॉइंट यहाँ पे। अगला देखते हैं
बहुब्री समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, जो है एक तीसरा ही भाव इसमें प्रधान होता है। तो जैसे दशानन में क्या था, रावण अर्थ निकला, लंबोदर में गणेश, चतुर्भुज में विष्णु। इसमें एक ट्रिक ये है कि पहले तो यही है कि कोई पद प्रधान नहीं है, दूसरी बात दोनों को छोड़ो तीसरा पकड़ो, यानी कि दोनों जो है इसमें दश और आनंद, जैसे पहले वाले में दश और आनंद दो बन रहे हैं, दश को भी छोड़ दो, आनंद को भी छोड़ दो, तीसरा जो पद है यानी कि रावण उसको पकड़ो। तो इसमें बात ये वाली आती है। फिर एक एग्जांपल और देती हूँ, बहुब्रीहि समास कि अगर आपको याद करनी है तो बहुब्री में पहला शब्द क्या बन रहा है, बहु। ये मेरी अपनी ऐसे याद करने की ट्रिक मैंने बनाई थी अपनी, कि बहू जो होती है घर में वो ये चाहती है कि मेरी इंपॉर्टेंस हो, लेकिन सास ये चाहती है कि मेरी इंपॉर्टेंस हो। तो दोनों जने जो है ना लगे रहते हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई तीसरा आके जो बाजी मार जाता है। तो दोनों ही पद जो है प्रधान नहीं है, बहू भी प्रधान नहीं है बन पा रही और सास भी प्रधान नहीं बन पा रही, तीसरा ही पद जो है वो प्रधान बन रहा है, जो तीसरा भाव है हमारा इसमें। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। थोड़ी सी मजाक की भी बात हो जाती है इसमें, तो आप किसी भी तरीके से याद करो, आपको याद होना चाहिए बस। फिर आता है हमारा कर्मधारय समास, जिसमें हमारा पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, यानी कि विशेषता बता रहा होता है। तो आपको देख लीजिएगा जो उसकी विशेषता बता रहा हो, ठीक है। और मन में आपके प्रश्न आए कि कैसा है, ये चीज़ कैसी है, जब आपके मन में प्रश्न आ जाए ना कैसा है, चंद्रमुख, मुख कैसा है, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। नवयुवक, युवक कैसा है, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो कर्मधारय समास होगा। मृग नयन, नयन कैसे हैं, मृग के समान, तो कर्मधारय समास। तो इस तरीके से यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। फिर आता है द्विगु समास। जब द्विगु की बात आई तो देखिए संख्या वाले शब्द इसमें होते हैं। अब ये भी याद करने का तरीका बता देती हूँ। द्विगु में पहला शब्द क्या है, हमारा पहला अक्षर द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। द्वि का मतलब दो। तो दो क्या है, एक संख्या है, तो संख्या वाले शब्द जितने भी होंगे हमारे सब द्विगु समास के अंदर आएंगे। पंचरत्न, नवरात्रि, चौराहा, जितने भी संख्या वाले शब्द होंगे याद करना। द्विगु समास को बहुत आसान है। द्विगु मतलब द्वि मतलब दो, और दो से संख्या वाले शब्द जितने भी सारे हैं संख्या वाले शब्दों के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक्स हो जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और समास मैंने सारा आपको अच्छी तरह समझाए हैं। एक बार में अगर आपको समझ नहीं आती वीडियो तो आप एक बार फिर देखिए, PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अच्छे से इसको समास को समझिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है हमारा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। बस हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है, व्याकरण पाठ हम कर रहे हैं, तो आगे की वीडियोज़ के लिए भी तैयार रहेंगे। पेपर 1 भी मैं जो है 1-2 दिन में स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्योंकि मुझे कई ने क्वेश्चन पूछ रखा था कि क्या आप पेपर 1 भी पढ़ाएंगे, तो हाँ जी हम पेपर 1 भी पढ़ाएंगे। 1-2 दिन में हम इसकी वीडियोस भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम उसमें सीक्वेंस चैप्टर 1 से नहीं चलेंगे। जो चैप्टर्स हमारे छोटे होंगे उसमें हम पहले उनसे चलेंगे, वो कंप्लीट करते हुए चलेंगे। उसमें मैथमेटिक्स पार्ट भी हो सकता है शायद मैं पहले लूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है बच्चों को टफ लगता है, तो मैथमेटिक्स हो सकता है मैथमेटिक्स से ही मैं स्टार्ट करूँ। थैंक यू।